शिद्दत से सीखने वालों को महेश बाबू का सलाम। तो साहिबा कैसे हो आप लोग? बोलना बिड़ू, बिंदास, जबरदस्त, जिंदाबाद। दोस्तों ये से 560 बात करता है सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में। सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में समझेंगे, सब्सिक्वेंट इवेंट के ऊपर के सारे क्वेश्चन करेंगे, सारे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे। और उसके साथ में सब्सिक्वेंट इवेंट रिव्यू एंगेजमेंट में कैसे डील होता है, मतलब यसारी ऑडिट बाबू स्पेशल यसारी भी जाके देखेंगे। तो बस आपने ध्यान देना है यहाँ पे, बाकी सब भाई आया है संभाल के जाएगा। ठीक है सर। सब्सिक्वेंट इवेंट क्या होता है? जब तुम्हारा एफएस डेट होता है ना, एफएस डेट के बाद में जो भी चीज होती है उसको अपन बोलेंगे सब्सिक्वेंट इवेंट। तो यहाँ पे दो चीज हो सकती है, क्या? या तो इवेंट आएगा या फिर फैक्ट आएगा। इवेंट फैक्ट में क्या फर्क है वो तो हमको समझा था, रिवीजन वीडियो में इतनी जरूरत नहीं है। बस ये समझो, ऑडिट रिपोर्ट डेट से पहले अगर आता है तो तुमने वर्ड को यूज करना है इवेंट, ऑडिट रिपोर्ट डेट के बाद आता है तो उसको समझना है फैक्ट। ठीक है सर। अब जब इवेंट आता है ना, मतलब ऑडिट रिपोर्ट डेट तक ऑडिट रिपोर्ट तुमने साइन नहीं किया है तब तक तो भाई साहब तुमको क्या करने पड़ेंगे, ऑडिट के प्रोसेस को परफॉर्म करना पड़ेगा। क्योंकि साइन करना है ना तो कंफर्ट चाहिए तुमको, तो तुम क्या करोगे, परफॉर्म करोगे ऑडिट के प्रोसेस एंड साई ऑब्टेन करोगे। अब ये ऑडिट के प्रोसेस कैसे परफॉर्म करने, ताकि तुमको समझ में आ जाए कि भाई साहब इसके बीच में कोई ऐसा इवेंट तो नहीं है ना, कोई सब्सिक्वेंट इवेंट ऑकर हुआ है क्या, अगर हुआ है तो एफएस में क्या उसको अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट किया है क्या, डिस्क्लोजर करना था तो डिस्क्लोज किया है क्या, ये चीज बस देखनी है। इसके लिए तुमने क्या करना है, ऑडिट के प्रोसेस परफॉर्म करने। ये जो है ना फाइनल में इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता है, फाइनल में इंपॉर्टेंट बनता है कि ऑडिट रिपोर्ट डेट के बाद में जो फैक्ट होते हैं ना उसको तुमको रिस्पॉन्ड करना होता है प्रॉपरली। यहाँ पे तुमको साई वगैरह ऑप्टेन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बस तुमको रिस्पॉन्ड करना है अप्रोप्रिएटली। देखो कैसे होता है, तुमको ऑडिट रिपोर्ट के बाद में जनरली तुमको प्रोसीजर्स परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट एक आध केस में सब्जेक्ट टू एक आध अमेंडमेंट वगैरह है ना, तो उसके ऊपर बस तुमको क्या करना है, ऑडिट के प्रोसेस परफॉर्म करने होते हैं। ठीक है। तो तुमको समझना है कि ये फैक्ट है ना, उसको रिस्पॉन्ड करना है प्रॉपरली। अब जो रिस्पॉन्ड करना है ना, मतलब क्या करना है, मतलब क्या, इसको तुम क्या करो, मैनेजमेंट के साथ में डिस्कस करो। मैनेजमेंट के साथ में डिस्कस करो कि अच्छा ये फैक्ट हुआ है, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब तुम क्या करोगे, अब हम क्या करेंगे। तो हम बात क्या करेंगे कि एफएस में तुम अमेंडमेंट करने की जरूरत है क्या, ये हम देखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल फैक्ट आया है सामने, मैनेजमेंट के साथ में डिस्कस करेंगे, हम देखेंगे कि एफएस में अमेंडमेंट करने की जरूरत है क्या, मतलब प्रोविजन देना है, एफएस में प्रोविजन को क्रिएट करना है, डिस्क्लोजर देना है, एफएस को चेंज करने की जरूरत है क्या, एफएस में अमेंडमेंट करने की जरूरत है क्या। अगर है तो मैनेजमेंट उस चीज को कैसे एड्रेस करने वाला है। 3 पॉइंट है, तुमको इसको दिमाग में रखना ही पड़ेगा, इसको आंसर में लिखना ही पड़ेगा। डिस्कस करो मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी के साथ में, देखो कि एफएस में अमेंडमेंट करने की जरूरत है क्या, एंड एमएनटी उस चीज को कैसे एड्रेस करने वाला है, ये चीज देखना है। अब बस बात यहाँ पे ना थोड़ी सी चेंज होती है, क्या होती है, देखो ये जो ऑडिट रिपोर्ट डेट है ना, इसके बाद में फैक्ट तो आते हैं, लेकिन ये जो फैक्ट है ना, ये फैक्ट देखो एफएस इशू करने से पहले भी हो सकते हैं, एफएस इशू करने के बाद में भी हो सकते हैं। मतलब क्या सर, मतलब क्या, ऑडिट रिपोर्ट डेट मतलब क्या, ऑडिट रिपोर्ट तुमने साइन किया। ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, ऑडिट रिपोर्ट डेट के बाद में वो तुमने मैनेजमेंट को प्रोवाइड किया या फिर मैनेजमेंट को प्रोवाइड नहीं किया। ठीक है। रिपोर्ट को तुमने साइन किया, मैनेजमेंट को प्रोवाइड किया, मैनेजमेंट को प्रोवाइड नहीं किया। अब ये जो तुमने अगर मैनेजमेंट को प्रोवाइड किया है तो उसके बाद में चीज आती है कि उसने एफएस को इशू किया है क्या, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट तुमने साइन किया, एफएस वगैरह तुमने दे दिए। अब जो एफएस वगैरह साइन हो चुके हैं वो क्या करेगा, वो मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी क्या करेगा, वो यूजर को देगा, वो क्या करेगा, एफएस को इशू करेगा। तो एफएस इशू हुआ मतलब यूजर तक पहुंच गया, उसके बाद में अगर फैक्ट सामने आते हैं तो उसका क्या। ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि देख भाई साहब, अभी तक अपन बात क्या करेंगे, ऑडिट रिपोर्ट है ना, ऑडिट रिपोर्ट हमने साइन करके दे दिया, एफएस इशू होना है, अभी एफएस नहीं इशू हुआ है, ऑडिट रिपोर्ट बस हमने साइन किया है। उसके बाद में अगर कुछ समझ में आता है तो उसके बारे में बात करेंगे। तो हमने क्या बात करी, एक बार ऑडिट रिपोर्ट साइन हो गया तो तुम्हारे पास में 3 चीजें तो फिक्स आ जाएगी। एमएनटी के साथ में डिस्कस करो, एफएस में अमेंडमेंट करना है क्या देखो, एंड क्या करो, तुम देखो कि अगर एफएस में अमेंडमेंट करने की जरूरत है तो मैनेजमेंट उसको कैसे एड्रेस कर रहा है। तो देखते एफएस में अमेंडमेंट करने की जरूरत है क्या, देखना पड़ेगा। अमेंडमेंट करना है, करना नहीं है। अगर देखो एफएस में अमेंडमेंट करने की जरूरत है तो अपन देखेंगे कि एफएस में अमेंडमेंट किया है क्या, या फिर एफएस में अमेंडमेंट नहीं किया है। एफएस में अमेंडमेंट किया है मतलब एफएस को चेंज किया है, एफएस को अगर चेंज किया है तो भाई साहब क्या करना पड़ेगा तुमको, एफएस चेंज हो गया तो ऑडिट रिपोर्ट भी चेंज करना पड़ेगा। देखो अभी तक एफएस इशू हुआ है क्या, एफएस के ऊपर अभी तक हम नहीं गए, एफएस अभी तक इशू नहीं हुआ है। अभी हम कहाँ पे है, हमने बस ऑडिट रिपोर्ट साइन किया है, बट वो मैनेजमेंट के पास में है, या तो तुम्हारे पास में रहेगा या फिर मैनेजमेंट के पास में रहेगा। एफएस को इशू नहीं किया है तो जिसके पास भी है ना, तो तुमको फैक्ट सामने आता है, तो फैक्ट सामने आता है तो एफएस में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, करना पड़ेगा।
उन्होंने किया है क्या देखना पड़ेगा। अगर किया है तो कुछ बात आएंगी, नहीं किया तो कुछ अलग बात आएंगी। अगर एफएस में उन्होंने अमेंडमेंट किया है मतलब एफएस चेंज किया है, अगर एफएस चेंज किया है ना तो ऑडिट रिपोर्ट भी चेंज करना पड़ेगा। अभी तक इशू नहीं हुआ है ना तो ऑडिट रिपोर्ट भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो चेंज करना है ना ऑडिट रिपोर्ट, यहाँ पे तुम्हारे पास में दो तरीके होते हैं। दो तरीके क्या होते हैं, या तो तुम क्या करो नया या फिर अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट को दे दो तुम। इसमें तुम क्या करो ईओएम ओएम पैरा मेंशन करके दे दो कि भाई साहब यहाँ पे अगर मैटर डिस्क्लोज किया है तो ईओएम पैरा, अगर ऑडिट रिपोर्ट के बारे में कुछ बताना है तो ओएम पैरा। ठीक है, ईओएम ओएम पैरा में तुम क्या करो उसके साथ में दे दो। तो या तो नया या फिर अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट तुम इशू करो ईओएम ओएम पैरा के साथ में, या फिर ड्यूअल डेटेड ऑडिट रिपोर्ट दे दो। अब ये जो ड्यूअल डेटेड ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है, कभी कभी है ना, कभी कभी लॉ रेगुलेशन क्या बोलते हैं कि एफएस को चेंज करना है ना तो जो बस अमेंडमेंट है ना उसके लिए ही तुझे एफएस को चेंज करना है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो एफएस चेंज हुआ है बस अमेंडमेंट, रेस्ट्रिक्टेड टू अमेंडमेंट, रेस्ट्रिक्टेड टू अमेंडमेंट अगर एफएस चेंज हुआ है ना तो तुमको क्या करना पड़ेगा, उसी के ऊपर तुमको ऑडिट के प्रोसेस परफॉर्म करने पड़ेंगे। एंड यहाँ पे तुम क्या करोगे ड्यूअल डेटेड ऑडिट रिपोर्ट दोगे। ड्यूअल डेटेड मतलब क्या, देखो तुम क्या करोगे, तुमने पहले ऑडिट रिपोर्ट दिया था उसमें तुम्हारा डेट था 15 में, ठीक है, उसको तुमने साइन किया था। अब तुम क्या करोगे, ये जो 15 में है ना यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, सब्जेक्ट टू द नोट नंबर 7 नोट में तुम्हारे पास में क्या है, अमेंडमेंट के ऊपर उन्होंने डिस्क्लोजर दिया है। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, ये जो नोट है ना इसका ऑडिट हमने क्या किया है 31 मई को खत्म हो चुका है। मतलब तुम क्या करोगे, सीधा सीधा बात करोगे कि तुम क्या करोगे, दो डेट डाल दोगे तुम्हारे ऑडिट रिपोर्ट में, दो डेट जाएंगी। एक डेट तुम्हारी नॉर्मल वाली जाएंगी, बस वहां पे तुम क्या लिखोगे, सब्जेक्ट टू द नोट नंबर 7, जिसके लिए तुम्हारा डेट क्या होगा 31 मई होगा। मतलब दो डेट जाएंगी, बस इसी को ड्यूअल डेटेड ऑडिट रिपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो जब एडिशनल डेट रेस्ट्रिक्टेड टू द अमेंडमेंट ऐसे करके तुम बता दोगे कि ये 31 में है ना, ये तुम्हारा एडिशनल डेट है रेस्ट्रिक्टेड टू द अमेंडमेंट, बस उस अमेंडमेंट की वजह से हमने क्या किया है, ये 31 मई का डेट दिया है। ठीक है, तो देखो क्या क्या बात हो रही है, ऑडिट रिपोर्ट हमने साइन कर दिया। अब देखो एफएस में अमेंडमेंट करना है क्या, अच्छा करना है, तो किया है क्या, हाँ किया है, तो उसने किया है तो तुझे भी ऑडिट रिपोर्ट चेंज करना पड़ेगा। दो मेथड है, क्या नया या फिर अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट दे दे ईओएम ओएम पैरा के साथ में, या फिर दो डेट डाल दे ऑडिट रिपोर्ट में, एक नॉर्मल वाला डेट एंड दूसरा तुम्हारा एडिशनल डेट रेस्ट्रिक्टेड टू द अमेंडमेंट। बात खत्म। अगर एफएस में उसने अमेंडमेंट नहीं किया है, एफएस को अमेंड करना था, एफएस को चेंज करना था, उसने चेंज नहीं किया है, अब तुझे देखना पड़ेगा ऑडिट रिपोर्ट तूने मैनेजमेंट को दिया है क्या, या फिर ऑडिट रिपोर्ट तेरे पास ही है। साइन किया है तूने, मैनेजमेंट को प्रोवाइड किया है क्या, मैनेजमेंट को प्रोवाइड नहीं किया, देखना पड़ेगा। अगर मैनेजमेंट को प्रोवाइड नहीं किया मतलब ऑडिट रिपोर्ट तेरे हाथ में ही है, ऑडिट रिपोर्ट तेरे पास है, तो ऑडिट रिपोर्ट को दे मत, ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई करके दे दे। मॉडिफाई क्यों सर, क्योंकि एफएस में अमेंडमेंट करना था, एफएस सही सही से जाना चाहिए था, उसने अमेंडमेंट नहीं किया। अगर नहीं किया मतलब एफएस जो गया ना वो एफएस क्या गया है, तुम्हारा गलत गया है। एफएस जो गया ना वो तुम्हारा गलत एफएस गया है, तो गलत एफएस गया मतलब क्या, तुमको ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा। अगर तुमने ऑडिट रिपोर्ट नहीं दिया है अभी तक तो। अगर तुमने ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइड किया है एमएनटी को, तो इसमें क्या होता है, देखो ऑडिट रिपोर्ट तुमने साइन किया है, एमएनटी को प्रोवाइड किया है, एफएस में अमेंडमेंट करने की जरूरत है लेकिन उसने किया नहीं है, तो भाई साहब तुमने तो एमएनटी को दे दिया। अब तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे हाथ में ऑडिट रिपोर्ट नहीं है बट तुम रिक्वेस्ट कर सकते हो ना। रिक्वेस्ट क्या करोगे कि देख भाई साहब ये ऑडिट रिपोर्ट है ना, ये तुम्हारा एफएस के साथ में मैच नहीं करता है, एफएस में अमेंडमेंट करना था तुमने नहीं किया, तो ऑडिट रिपोर्ट तुम्हारे एफएस के साथ में मैच नहीं करता है। तो तुम क्या करो, ये जो ऑडिट रिपोर्ट है ना इसको इशू मत करो, ये जो एफएस है इसको इशू मत करो, क्योंकि तुमने अमेंडमेंट नहीं किया है। अभी मैनेजमेंट फिर भी अगर इशू कर देता है, अगर मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी फिर भी अगर इशू कर देता है ना, तो भाई साहब तुम्हारे हाथ में क्या बचता है, तुमको अप्रोप्रिएट एक्शन लेना पड़ेगा टू प्रिवेंट रिलायंस ऑन ऑडिट रिपोर्ट। मतलब तुमको मीडिया में आके, न्यूज़ में आके तुमको बताना पड़ेगा कि हमने ऑडिट रिपोर्ट दिया था बट अब कंडीशन चेंज हो चुके हैं, अब हमारे पास में फैक्ट सामने आ चुके हैं अलग वाले, तो वो जो फैक्ट के हिसाब से ये जो ऑडिट रिपोर्ट है ना वो हमारा अप्रोप्रिएट नहीं है, तो इसके ऊपर तुम भरोसा मत करो, ऐसा तुमको मीडिया में आके बताना पड़ेगा। तो तुमको ऐसे एक्शन लेने पड़ेंगे टू प्रिवेंट रिलायंस ऑन ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अब मान लीजिए कि हमको जो फैक्ट समझ में आता है ना वो एफएस इशू करने के बाद में समझ में आता है। मतलब तुमने ऑडिट रिपोर्ट दे दिया, सब चीजें हो जाती है, अब है ना मैनेजमेंट को तुमने दे दिया, तब तक सब सही था। मैनेजमेंट ने जब लोगों को इशू कर दिया ना, तब अगर कुछ फैक्ट समझ में आता है तो भाई साहब तुम्हारे हाथ में कुछ चीज बचती ही नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट भी दे दिया, एफएस भी दे दिया, अब क्या, अब हम क्या करेंगे, एमएनटी को बोलेंगे कि भाई साहब तू स्टेप्स ले ले क्या, कि प्रिवेंट कर रिलायंस। तू क्या कर ले, तू जाके बता दे सबको
तू सबको जाके बता दे कि ये जो है ना, इसके ऊपर भरोसा मत करो, ये जो हमारा ऑडिट रिपोर्ट एफएस है ना, इसके ऊपर भरोसा मत करो। तो लोग पूछेंगे भाई इसके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे तो किसके ऊपर करेंगे? तो बोलेंगे कि देख भाई साहब, हम क्या करेंगे, तेरे को नया या फिर अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट देंगे ईओएम ओएम पैरा के साथ में, उसके ऊपर भरोसा करो। ठीक है, तो अगर मैनेजमेंट ने स्टेप्स लिया है, अगर लोगों के पास जाके उसने बोला है कि भरोसा मत करो, तो तुम क्या करो, तुम नया अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट दे दो ईओएम ओएम पैरा के साथ में लोगों को भरोसा करने के लिए। लेकिन मैनेजमेंट क्या बोलेगा, छोड़ना, जान देना, अभी हो चुका है ना, एक बार दे दिया ना तो दे दिया, अभी स्टेप्स हम नहीं लेंगे। मैनेजमेंट अगर स्टेप नहीं लेता है ना, तो ऑडिटर तेरे को जाके बताना पड़ेगा, तेरे को स्टेप्स लेने पड़ेंगे टू प्रिवेंट रिलायंस ऑन ऑडिट रिपोर्ट, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट यहाँ पे गलत गया है। समझाए क्या? समझाए क्या? इतनी बेसिक सी बात समझिए क्या तुमको? अब देखो क्या क्या चीज़ आती है, बेसिक बेसिक समझो। यहाँ पे देखो सब्सिक्वेंट इवेंट जो होते हैं तुम्हारे एफएस डेट के बाद में ऑडिट रिपोर्ट तक, एंड फैक्ट आते हैं जो तुम्हारे ऑडिट रिपोर्ट के डेट के बाद में आते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, हमको साई ऑब्टेन करना है इवेंट के बारे में, एंड जो फैक्ट आते हैं ना, ठीक है, साई ऑब्टेन करना है हमको इवेंट के बारे में। इसमें रिक्वायरमेंट है क्या, एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट है क्या, डिस्क्लोजर करना है क्या, एंड एफएस में वो रिफ्लेक्ट करता है क्या अप्रोप्रिएटली, ये हमको देखना है। ये तो इवेंट के बारे में साई ऑब्टेन करना है, एंड फैक्ट के बारे में उसको रिस्पॉन्ड करना है अप्रोप्रिएटली। ठीक है, आफ्टर डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट जो फैक्ट सामने आते हैं उसको रिस्पॉन्ड करना है, जो इवेंट सामने आते हैं उसको साई ऑब्टेन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो साई ऑब्टेन करना है उसको एक बार छोड़ दो, यहाँ पे कुछ बात नहीं है, तुमको ऑडिट के प्रोसेस परफॉर्म करने पड़ेंगे। वो सारे इवेंट आइडेंटिफाई हुए क्या, आइडेंटिफाई जो इवेंट हुए ना उसको एफएस में रिफ्लेक्ट किया गया, एंड जो एडजस्टेड या डिस्क्लोज है ना उसके ऊपर क्या करो, WR ऑब्टेन करके चलो, ये वाले पॉइंट आते हैं, एंड साथ में रिस्क असेसमेंट वगैरह कर लो। ठीक है, बात मेन कहाँ पे आती है, एक बार ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दिया ना तो उसके बाद में क्या, आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, उसके बाद में क्या। तो दोनों केस में, दोनों कौन से केस में, एफएस इशू किया है उससे पहले, सॉरी, एफएस इशू किया है उससे पहले या फिर एफएस इशू करने के बाद में। मतलब क्या, एक बार ऑडिट रिपोर्ट साइन हो गया, एक बार ऑडिट रिपोर्ट साइन हो गया, तो एफएस इशू करने से पहले, बिफोर या फिर आफ्टर एफएस इशू, एफएस हैव बीन इशूड, दोनों केस में तुम्हारे पॉइंट कुछ कॉमन रहेंगे। ये जो दोनों केस है ना, इसमें कुछ पॉइंट तुम्हारे कॉमन रहेंगे। क्या पॉइंट कॉमन आते हैं देखो, वैसे तो तुमको ऑडिट के प्रोसेस परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती है। ऑडिटर हैज नो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी ऑडिट प्रोसेस रिगार्डिंग एफएस आफ्टर डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिटर हैज नो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी ऑडिट प्रोसेस रिगार्डिंग एफएस आफ्टर डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। हाउएवर, अगर तुम्हारे पास में ऑडिट रिपोर्ट डेट के बाद में कुछ ऐसे फैक्ट सामने आ जाते हैं, अगर वो तुमको पहले सामने आ जाते, हैड इट बीन नोन टू द ऑडिटर एट द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, तो उसने ऑडिट रिपोर्ट को चेंज किया रहता। मतलब अगर अभी अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया है ना, अगर वो तुमको फैक्ट पहले सामने आता तो उसने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया रहता, तो उसने अगर चेंज किया रहता, तो उस केस में तुमको क्या करना है, उस केस में तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको 3 चीजें करनी पड़ेगी। क्या डिस्कस करोगे एमएनटी के साथ में डिस्कस करोगे मैटर को, डिटरमाइन करोगे कि एफएस में अमेंडमेंट करने की जरूरत है क्या। अगर एफएस में अमेंडमेंट करने की जरूरत है ना, तो इंक्वायरी करोगे कि मैनेजमेंट उसको कैसे एड्रेस करने वाला है, एफएस में उस चीज को मैनेजमेंट कैसे एड्रेस करने वाला है। अब यहाँ पे सेम टू सेम चीज आती है, दोनों बॉक्स से कॉपी पेस्ट है, बस एक बात करता है बिफोर डेट ऑफ एफएस आर इशूड, एंड दूसरी बात करता है आफ्टर एफएस हैव बीन इशूड। तो दोनों केस में सेम चीजें करोगे, डिस्कस करोगे मैटर एमएनटी के साथ में, डिटरमाइन करोगे एफएस में नीड है क्या अमेंडमेंट करने की, एंड इंक्वायरी करोगे कि मैनेजमेंट उसको कैसे एड्रेस करने वाला है। ठीक है, अब हम बेसिक में आ जाते हैं। अगर हमने एफएस इशू नहीं किया है, मतलब कौन सा वाला पोर्शन आ जाता है हमारा यहाँ पे, एफएस हमने इशू नहीं किया है, तो इससे पहले हमने ये सारी चीजें करी थी। क्या क्या करा था, एफएस में अमेंडमेंट करने की जरूरत है क्या देखी थी। अगर अमेंडमेंट किया है तो हमने 2 टाइप के ऑडिट रिपोर्ट देखने हैं। अमेंडमेंट नहीं किया है तो हमने प्रोवाइड किया है कि नहीं प्रोवाइड किया है देखना है। प्रोवाइड नहीं किया है तो मॉडिफाई करेंगे, किया है तो हम क्या करेंगे, अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। बस यही चीज को तुमने यहाँ पे देखना है। अमेंडमेंट करने की जरूरत है क्या, अगर अमेंडमेंट करने की जरूरत है तुम क्या करो, एक्सटेंड करो ऑडिट प्रोसेस। वैसे तो करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जो अमेंडमेंट है ना उसके ऊपर तो तुमको कंफर्ट चाहिए, तो उसके लिए तुम क्या करो, एक्सटेंड करो ऑडिट के प्रोसेस, एंड तुम क्या करो, या तो तुम क्या करो, नया या फिर अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट दे दो ईओएम ओएम पैरा के साथ में, या फिर डुअल डेटेड ऑडिट रिपोर्ट दे दो। उसको उन्होंने कैसे बोला है, इधर अमेंड द ऑडिट रिपोर्ट टू इंक्लूड एडिशनल डेट रेस्ट्रिक्टेड टू द अमेंडमेंट।
जो यहाँ पे मैंने चीज़ आपको बताई थी, एडिशनल डेट रिस्ट्रिक्टेड टू द अमेंडमेंट, तो ये चीज़ आती है, ये चीज़ तुमको यहाँ पे समझनी पड़ेगी। फिर अगर वो अमेंड नहीं करता है तो अपन क्या बोलेंगे, अगर हमने ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइड नहीं किया है एमएनटी को तो अपन मॉडिफाई करेंगे, अगर प्रोवाइड किया है तो उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई TCWG तू थर्ड पार्टी को इशू मत कर ले, लेकिन फिर भी अगर वो इशू करता है तो अपन अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे टू प्रिवेंट रिलायंस ऑन ऑडिटर्स रिपोर्ट। सर अगर एफएस को इशू किया उसके बाद में क्या, तो अपन एमएनटी के पास में जाएंगे, उसको बोलेंगे कि तू स्टेप्स ले ले, और हम चेक करेंगे, रिव्यू करेंगे क्या एमएनटी ने, मैनेजमेंट ने स्टेप्स लिया है क्या टू इन्फॉर्म अबाउट सिचुएशन टू एवरीवन, तो सिचुएशन को सबको बताने के लिए स्टेप्स लिया है क्या, अगर लिया है तो तुम क्या करोगे, नया अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट दोगे ईओएम ओएम पैरा के साथ में, अगर नहीं लिया है तो तुम जाके एक्शन लोगे टू प्रिवेंट रिलायंस ऑन ऑडिटर्स रिपोर्ट। बात ध्यान क्या देनी है, नॉट टू डेट अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट बिफोर अप्रूवल ऑफ अमेंडेड एफएस, जब तक कि तुम्हारा एफएस अमेंडमेंट नहीं होता है तब तक तुम अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट को इशू नहीं करोगे। वो डेट तुम्हारा तब तक नहीं होना चाहिए जब तक तुम्हारा एफएस अमेंडमेंट का डेट नहीं होता है, उसके बाद में ही तुम्हारा ऑडिट रिपोर्ट के अमेंडमेंट का डेट जाएगा। बात है, समझे? सीधा क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं, क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। देखो हुआ क्या है, देखो सैलरी का नेगोशिएशन हो रहा था, ऑडिट रिपोर्ट दे दिया है 31 मई को, ठीक है, ऑडिटर कम टू नो द रिजल्ट ऑफ नेगोशिएशन ऑन 15/5, तो यहाँ पे नेगोशिएशन उसको पहले समझ में आता है, ऑडिट रिपोर्ट उसने बाद में दिया है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास में क्या है, इवेंट है, यहाँ पे इवेंट है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको ऑडिट के प्रोसेस परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो देखो आंसर कैसे लिखना है, देखो 560 सब्सिक्वेंट इवेंट AS4 एंड AS29। AS4 क्या बोलता है, एडजस्टमेंट कब करने, एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। AS29 क्या बोलता है कि प्रोविजन करने की जरूरत है क्या, तो AS4 के हिसाब से देखो एडजस्टमेंट करना है क्या तुमको, AS29 के हिसाब से देखो प्रोविजन करना है क्या तुमको, ठीक है। फिर परफॉर्म करो प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन साई कवरिंग द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ एफएस, तुमको प्रोसेस परफॉर्म करने पड़ते हैं, एंड क्लियर करो कि ऑब्लिगेशन में तुमको प्रोविजन करने की जरूरत है क्या, ठीक है। अब ऑडिटर को क्या देखना है कि सारे इवेंट जो सब्सिक्वेंट डेट के बाद में आते हैं उसमें तुमको एडजस्टमेंट डिस्क्लोजर देने की जरूरत है क्या एफआरएफ के हिसाब से, ये तुमको देखना होता है, ठीक है। तो इस केस में तुमको प्रोविजन करना है क्या, देखना पड़ेगा, प्रोविजन करना पड़ेगा। अगर वो प्रोविजन नहीं करता है तुमको क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्वालिफाई क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, सैलरी के बारे में बात करता है, सैलरी वेजेस के बारे में बात करता है, तो तुम्हारा एक ही अकाउंट बैलेंस को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 2 को छोड़ो 1 मिनट के लिए, क्वेश्चन 3 के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 3 में तुमने क्या देखना है, देखो ऑडिट रिपोर्ट तुम्हारा साइन हो चुका है 4 मई को, उसके बाद में 2 दिन के बाद में क्या होता है, तुमको कुछ तो कम्युनिकेशन मिल जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि तुमको कहना पैसे मिलने वाले हैं 5,800 करोड़। तो भाई साहब उसके बाद में 2 दिन के बाद में ये क्या करता है, बोर्ड क्या करता है, एफएस को खुशी खुशी अमेंड कर देता है कि हमको तो पैसे मिलने वाले हैं तो इसको अपन एफएस में रिफ्लेक्ट करेंगे। तो इस केस में तुमको क्या हो जाएगा, ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के बाद में चीजें आती है तो फैक्ट समझ में आते हैं, तो तुमको क्या देखना पड़ेगा कि एफएस में अमेंडमेंट करने की जरूरत है क्या, अच्छा अमेंडमेंट करने की जरूरत है, तो आइए यहाँ पे 1 मिनट, एफएस में अमेंडमेंट करना है, हाँ करना है, तो अमेंडमेंट किया है क्या, हाँ किया है, तो तुम्हारे पास में क्या ऑप्शन बचते हैं, नया या फिर अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट दे दो ओएम पैरा के साथ में, या फिर ड्यूअल रिलेटेड ऑडिट रिपोर्ट दे दो, बस इतनी सी बात आती है। बट चीज क्या आती है, क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो एनालाइज इश्यूज इन्वॉल्व एंड गिव यूर व्यूज वेदर और नॉट द ऑडिटर्स कुड एसेड टू द रिक्वेस्ट ऑफ बोर्ड, ठीक है। तो यही चीज आती है, बस तुमको आंसर कैसे लिखना है, तुमको यहाँ पे आना है, तुम्हारा सिचुएशन कौन सा है, तुम्हारा ऑडिट रिपोर्ट के बाद वाला सीन आता है, तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, यहाँ पे तुमको प्रोसेस परफॉर्म करने की वैसे जरूरत नहीं होती है, लेकिन तुमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा एमएनटी के साथ में, डिटरमाइन करना पड़ेगा एफएस में अमेंडमेंट करने की जरूरत है क्या, एंड इंक्वायरी करना पड़ेगा। ये 3 पॉइंट तो तुम्हारे आंसर का हिस्सा बनेंगे, ठीक है। तो फैक्ट तुम्हारे सामने आ जाता है, ऑडिटर के पास में ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती है। हाउएवर अगर फैक्ट सामने आता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, 3 चीजें करनी पड़ेगी, डिस्कस करना पड़ेगा एमएनटी के साथ में, डिटरमाइन करना पड़ेगा एफएस में अमेंडमेंट करने की जरूरत है क्या, इंक्वायरी करनी पड़ेगी कि मैनेजमेंट उसको कैसे एड्रेस करता है। अगर मैनेजमेंट अमेंड करता है तो तुमको ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करने पड़ेंगे अमेंडमेंट के ऊपर, एंड एक्सटेंड द ऑडिट प्रोसेस एंड प्रोवाइड नया ऑडिट रिपोर्ट या फिर अमेंडेड एफएस, एंड उसके साथ में शैल नॉट बी डेटेड अर्लियर देन द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ अमेंडेड एफएस। तो मैंने आपको बताया था कि तुम्हारा नया जो अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट है ना, उसका डेट तुम्हारा कब जाएगा, एफएस अमेंड होने के बाद में ही जाएगा, ठीक है। तो तुम यहाँ पे नया ऑडिट रिपोर्ट इशू कर सकते हो सब्जेक्ट टू डेट तुम्हारा। 4 भी छोड़ दो, 5 के बारे में बात करते हैं।
देखो यहाँ पे इंसिडेंट है ना, वो तुम्हारा कहाँ पे हो गया है, 17 जनवरी को हुआ है। मतलब तुम्हारे पास में जो कंडीशन है ना वो एग्जिस्ट करती थी बैलेंस शीट डेट के ऊपर, 17 जनवरी को थी। ऑडिट रिपोर्ट दिया है तुमने, इशू किया है तुमने 25 जुलाई को, एंड उसके बाद में 4 अगस्त को तुम्हारे पास में केस फाइल हुआ है। तो ये जो चीज़ आती है वो तुम्हारे पास में क्या आती है, फैक्ट सामने आ जाता है तुम्हारा, कब, ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के बाद में। ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के बाद में फैक्ट समझ में आता है। तो ठीक है, अपन को क्या करना है, 3 चीज़ें करनी है। क्या, डिस्कस करना है एमएनटी के साथ में, डिटरमाइन करना है कि एफएस में अमेंडमेंट करनी है क्या, इंक्वायरी करनी है मैनेजमेंट को कि वो कैसे एड्रेस करने वाला है। अभी यही 3 चीज़ें बिश्नोई ने करी है। अच्छा जी, आगे जाते हैं। उसने डिस्क्लोज किया है कंटिजेंट लाइबिलिटी फॉर कोर्ट केस में, मैनेजमेंट टोल्ड मिस्टर राज दैट सच डिस्क्लोजर वाज इनफ, एंड उसको ईओएम पैराग्राफ देता है तो तुम्हारे पास में ज़्यादा डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं चलेगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो 2 क्वेश्चन है यहाँ पे तुम्हारे पास में। क्या चीज़ आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ऑडिटर की है ना वो क्या है उस केस में, उसने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अधेर किया है क्या, प्रॉपरली अधेर किया है क्या, इसके बारे में एक क्वेश्चन आता है। एंड दूसरा क्वेश्चन आता है कि मैनेजमेंट का कंटेंशन सही है क्या नहीं है, ईओएम पैरा को लेकर, डिस्क्लोजर को लेकर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ईओएम पैरा को लेकर। देख भाई साहब, तेरे को जो एफएस में डिस्क्लोजर देना है ना उसका और ईओएम पैरा का संबंध नहीं है। ईओएम पैरा में हमने क्या देखा है कि देख भाई साहब, ईओएम पैरा तुम्हारा सब्स्टिट्यूट नहीं होता है किस चीज़ के लिए, मॉडिफाइड ओपिनियन के लिए, एफएस के डिस्क्लोजर के लिए, या फिर 570 का रिपोर्टिंग के लिए। तो ठीक है, अगर किसी मैटर की वजह से ओपिनियन मॉडिफाई होना चाहिए तो उस चीज़ को मॉडिफाई करो, उसको ईओएम पैरा में सेटल मत करो। किस चीज़ के ऊपर अगर डिस्क्लोजर देना है ना तो उसको डिस्क्लोजर देना ही पड़ेगा। ईओएम दिया है इसका मतलब ऐसा नहीं कि डिस्क्लोजर नहीं दोगे, डिस्क्लोजर उसको देना ही पड़ेगा। अगर 570 का मैटर है, हो सकता है कि वो ईओएम है बट उसको 570 के हिसाब से ट्रीट करो, उसको ईओएम में सेटल मत करो। तो गिवन केस में कंटेंशन ऑफ मैनेजमेंट वैलिड नहीं है, उसका ईओएम पैराग्राफ है ना वो तुम्हारा सब्स्टिट्यूट नहीं होगा डिस्क्लोजर को लेकर। सर, पहला क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन जो आता है वो बात करता है कि ऑडिटर ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अधेर किया है क्या। देखो, फैक्ट समझ में आ गया तुमको बाद में। अभी फैक्ट समझ में आया तो तुमको क्या करना है, 3 चीजें करनी होती है। क्या, डिस्कस करना है मैटर को एमएनटी के साथ में, उसने किया है क्या, किया है। डिटरमाइन करना है कि एफएस में अमेंडमेंट करनी है कि नहीं करनी है, उसने किया है क्या, किया है। फिर हमको देखना है कि मैनेजमेंट कैसे, मैनेजमेंट के साथ में इंक्वायरी करेंगे कि मैनेजमेंट कैसे उसको एड्रेस करने वाला है एफएस में, उसने किया है क्या, किया है। तो ये 3 चीजें तुमको करनी होती है, तीनों चीजें उसने करी है तो उस केस में उसने अधेर किया है, उसने मैटर को क्या किया है, अधेर किया है। अब यहाँ पे मैंने तुमको काटने के लिए बोला था, क्यों बोला था, क्योंकि यहाँ पे नवंबर 21 का आरटीपी है और हमारे पास में रिपोर्टिंग में जो क्वेश्चन है ना, रिपोर्टिंग में जो क्वेश्चन है ना ये सेम टू सेम मैटर आता है। यही 2 क्वेश्चन है, सेम टू सेम चीज आती है। ये एमटीपी May 24 का क्वेश्चन है, इसमें उन्होंने उस चीज को काटा था। ये मैंने बोला था कि तब भी मैंने बोला था कि लॉजिकल है नहीं उस पॉइंट को ऐड करना। तो यहाँ पे सिंपल सी बात आती है कि उसने प्रॉपरली अधेर किया है उसकी जिम्मेदारी को। बाकी ईओएम वगैरह सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमने ना यहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कहाँ पे ध्यान नहीं दिया, हमने बात करी कि देख भाई ऑडिट रिपोर्ट बात के ऊपर ही हमने सब फोकस किया है। ऑडिट रिपोर्ट डेट से पहले जो इवेंट आते हैं ना उसका क्या, तो हमने देखा कि हमको क्या करना है, वो आइडेंटिफाई करने के लिए ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करने पड़ेंगे। बस इतना ही देखा। सर, ये जो इवेंट आइडेंटिफाई करना है ना उसके लिए क्या ऑडिट के प्रोसेस परफॉर्म करेंगे, अगर ये तुम्हारा सवाल है ना तो इसके ऊपर तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है। इधर गया, इधर गया, मैं इधर गया। क्वेश्चन नंबर 2 इसी के बारे में आता है कि तुम क्या प्रोसेस परफॉर्म करोगे उस चीज को आइडेंटिफाई करने में, सब्सिक्वेंट इवेंट को इंश्योर करने में, क्या चीजें तुम कैसे, क्या ऑडिट के प्रोसेस परफॉर्म करोगे। अगर याद होता है तो ठीक है, मेरे हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने एक बार देख के जाना है। क्या करोगे सर, तुम क्या करोगे, तुमको कैसे समझेगा कि सारे इवेंट एंड कंडीशन, तुम्हारे सारे इवेंट ऑकर हो चुके हैं क्या, इसको तुमको ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करोगे तो क्या करोगे, तुमको देखना पड़ेगा। आइडेंटिफाई कौन करेगा, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट कैसे आइडेंटिफाई करता है, तुमको अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करना पड़ेगा कि मैनेजमेंट ने क्या प्रोसेस को एस्टेब्लिश करे है, कि उसको समझ में आएगा, उसको समझ में आएगा सब्सिक्वेंट इवेंट वो आइडेंटिफाई करेगा मैनेजमेंट, इसके लिए उसने क्या प्रोसेस लगाए हैं उसको तुमको अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करना पड़ेगा। फिर मैनेजमेंट से जाके पूछना पड़ेगा, इंक्वायरी करनी पड़ेगी एमएनटी के साथ में कि क्या भाई साहब तेरे पास में कुछ सब्सिक्वेंट इवेंट ऑकर हुए क्या, इसके बारे में तुमको इंक्वायरी करनी पड़ेगी। फिर तुम क्या करोगे,
सब्सिक्वेंट इवेंट मतलब एफएस डेट के बाद में तुम्हारे पास में क्या क्या बचेगा, कुछ मीटिंग वगैरह हुए रहेंगे, तो मीटिंग के मिनट्स को तुमको रीड करना पड़ेगा। सर मिनट्स है ही नहीं, बने नहीं है तो क्या, तो उस केस में तुम इंक्वायरी करोगे उस चीज के बारे में, उन मिनट्स के बारे में जो बने नहीं है अभी तक, वो मैटर जो डिस्कस हुए हैं मीटिंग में बट मिनट्स नहीं बने हैं। मिनट्स बने तो मिनट्स पढ़ोगे, मिनट्स नहीं बने हैं तो इंक्वायरी करोगे, सिंपल सी बात आती है। और जो तुम्हारे पास में अगर क्वार्टरली जो तुम्हारे पास में इंटेरियम जो तुम्हारे पास में सब्सिक्वेंट रिव्यू रिपोर्ट वगैरह जाते हैं ना, तो उस केस में तुम उसको भी रीड कर सकते हो, ताकि तुमको समझ में आता है कि अच्छा इस रिव्यू रिपोर्ट में क्या दिया है, एलआर में क्या दिया है, ये बस आता है। ये बहुत सिंपल, कोई दम नहीं है। तुम क्या करोगे, आइडेंटिफाई कौन करेगा, मैनेजमेंट करेगा। तो तुम क्या करोगे, उसका अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करोगे कि मैनेजमेंट कैसे समझता है सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ है कि नहीं है। फिर मैनेजमेंट से इंक्वायरी करोगे, बता भाई सब्सिक्वेंट इवेंट कौन से हुए हैं। फिर अपन देखेंगे कि देख भाई साहब जो मीटिंग हुए ना उसके मिनट्स अगर बने हैं तो उसको रीड करेंगे, मिनट्स अगर नहीं बने हैं तो उसके बारे में इंक्वायरी करेंगे। एंड तुम्हारे पास में इंटेरियम एफएस वगैरह होते हैं तो उसको आके रीड करेंगे। अब सर यहाँ पे जो इंक्वायरी करनी है ना एमएनटी से, तुमको इंक्वायरी करनी थी ना, इस इंक्वायरी में क्या करोगे, क्या पूछोगे तुम, इसके ऊपर जो क्वेश्चन आता है ना, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 है। अगर ये आता है, आने के चांसेस कम है थोड़े से, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा जो सिलेबस चेंज हुआ है ना, उसका मेथड चेंज हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। लेकिन अगर पूछा तो बेसिक में बैकएंड में तुम्हारे पास में क्या होना चाहिए, देखो इंक्वायरी करनी है, पूछताछ करनी है सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में। ठीक है, सब्सिक्वेंट इवेंट मतलब क्या, तुमको प्रोविजन वगैरह करना पड़ेगा, कंटिजेंट लायबिलिटी वगैरह आएगी, तो उसके बारे में तुम क्या करोगे, इंक्वायरी करोगे कि प्रोविजन कुछ बनाने का है क्या, कंटिजेंट लायबिलिटी है क्या, कुछ ऐसी वाली चीज़ें है क्या। देखो प्रोविजन एस्टिमेट्स उसके बारे में पूछो, अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में पूछो, एडजस्टमेंट के बारे में पूछो, एंड कंटिजेंसी के बारे में पूछो। ठीक है, क्या बोला मैंने, प्रोविजंस एस्टिमेट्स अकाउंट, देखो प्रोविजंस, अकाउंटिंग एस्टिमेट, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एडजस्टमेंट एंड कंटिजेंसी। याद होता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, इसके बारे में पूछो। फिर एसेट के कुछ पॉइंट थे। एंड और एक चीज़, हाँ, न्यू कमिटमेंट, बोरोइंग, गारंटी, ये तुमको देखना पड़ेगा ना, क्योंकि उसके हिसाब से तुम्हारा कंटिजेंसी बनेगा, उसके हिसाब से तुम्हारा प्रोविजन वगैरह बन सकता है। तो नए कुछ कमिटमेंट से क्या, बोरोइंग से क्या, गारंटी क्या। तो देखो अगर दिमाग से बस सोचना है, याद नहीं करना है, बस समझ जाओ कि अगर आता है इनकेस तो किसके बारे में पूछोगे। अच्छा हमको प्रोविजन करने, अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज है क्या, अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज है क्या। अच्छा जी, और क्या चेंज हो सकता है तुम्हारे पास में, कंटिजेंसी कुछ आई है क्या तुम्हारे पास में, अगर तुमने नए कमिटमेंट, तुमने कुछ गारंटी दिया है, तुमने कुछ कमिटमेंट करे हैं, बोरोइंग्स कुछ है क्या, इसके बारे में तुम क्या करो, इसके बारे में पूछताछ कर लो। कंटिजेंसी, अकाउंटिंग एडजस्टमेंट में कुछ चेंज करने की जरूरत है क्या तुम्हारे पास में, अकाउंटिंग पॉलिसी एस्टिमेट, ये यही सारी चीज़ आती है। ठीक है, फिर तुम्हारे पास में कुछ एसेट वगैरह के पॉइंट आते हैं, होता है पॉसिबल तो याद रखो, नहीं तो छोड़ दो। ठीक है, पढ़ने के लिए छोड़ दो, कोई बात नहीं है, इतनी बात समझ में आती है क्या तुमको। ठीक है, फिर अब हमको देखना है रिव्यू एंगेज। देखो यहाँ पे एसेट के लिए तुम्हारे पास में कुछ खास बात नहीं है, बस एसेट रिकवर नहीं होगा, ऐसा कुछ इवेंट आया है क्या, फिर या फिर तुम्हारे पास में एसेट को तुमने सेल करना है, एक्विजिशन, ऐसा कुछ प्लान किया है कि इसके बारे में बात होती है। याद होता है तो छोड़ दो, नहीं तो कोई बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, रिव्यू एंगेजमेंट के बारे में बात करेंगे। रिव्यू एंगेजमेंट में SRE 2400 में, SRE 2400 में ऑडिट के प्रोसीजर्स में तुम क्या प्रोसेस परफॉर्म करोगे। देखो 2410 में कुछ बात नहीं है, 2410 है ना, इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की बात करता है, तो वैसे भी होता वो 3 महीने का है, क्वार्टरली है, तो उसमें तुम सब्सिक्वेंट इवेंट क्या ही देखोगे भाई साहब 3 महीने के लिए, तो वहाँ पे बस अपन इंक्वायरी करते और कुछ नहीं, सिंपल इंक्वायरी करेंगे और बात छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे तुम क्या करोगे, यहाँ पे तुम देखोगे बातें सेम कॉपी पेस्ट आती है। देखो, इफ प्रैक्टिशनर बिकम्स अवेयर ऑफ इवेंट ऑकरिंग बिटवीन एफएस डेट एंड देयर रिपोर्ट डेट, जिसका तुमको एडजस्टमेंट या डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, तो दे मस्ट रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू करेक्ट दिस मिसस्टेटमेंट। तो तुम क्या करो, मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करो कि इस मिसस्टेटमेंट को करेक्ट कर ले। लेकिन तुम्हारे पास में ऑडिट के प्रोसेस परफॉर्म, यहाँ पे तो रिव्यू है, रिव्यू के प्रोसेस परफॉर्म करने का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, रिव्यू के प्रोसेस परफॉर्म करने का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। हाउएवर अगर तुम्हारे पास में ऐसा फैक्ट सामने आता है, फैक्ट मतलब क्या, अब तो तुम्हारा जो रिपोर्ट है ना वो हो चुका है, आफ्टर रिपोर्ट डेट अगर तुम्हारे पास में फैक्ट सामने आ जाता है, अगर वो तुमको पहले सामने आ जाता तो तुमने क्या किया होता, अपना रिपोर्ट को अमेंड किया रहता, चेंज किया रहता। तो उस केस में तुमने 3 चीजें करनी है, वही 3 चीजें कॉपी पेस्ट डिस्कस करो एमएनटी के साथ में, डिटरमाइन करो कि एफएस में अमेंडमेंट करना है क्या, एंड इफ अमेंडमेंट अगर नेसेसरी है तो इंक्वायरी करो मैनेजमेंट के साथ में कि कैसे तुम इसको एड्रेस करोगे। अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज करता है अमेंड करने को तो तुमको देखना पड़ेगा, अगर तुमने पहले से रिपोर्ट को इशू किया है तो तुम जाके क्या कर लो, नोटिफाई कर लो एमएनटी को कि भाई साहब नॉट टू इशू थर्ड पार्टी, मतलब तुमने
यहाँ पे कौन सी बात आती है, तुमने यहाँ पे एमएनटी को दिया है रिपोर्ट, लेकिन एमएनटी ने आगे इशू नहीं किया है, तो तुम एमएनटी को जाके बताओ कि भाई थर्ड पार्टी को इशू मत कर ले। लेकिन फिर भी अगर एफएससी इशू कर देता है थर्ड पार्टी को, तुम क्या कर लो, तुम अप्रोप्रिएट एक्शन ले लो टू प्रिवेंट रिलायंस ऑन देयर रिपोर्ट। सर सेम टू सेम बात आती है, सेम टू सेम बात आती है, इसमें कुछ नई चीज़ नहीं है तुमको समझने के लिए। ठीक है सर, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।